हेलो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सॉरी, हमारे चैनल में कैसे चल रही है केबीएस पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर टीयर 2 की तैयारी। मुझे पता है सिलेबस देखकर कभी कभी लगता है कि भाई ये क्या बवाल है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो आपके एग्जाम का बहुत ही मजेदार और स्कोरिंग हिस्सा है। जरा मेरे पीछे इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ पर जो स्लाइड दिख रही है उसको देखिए। ठीक ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? असेसिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एंड देयर लर्निंग नीड्स। अब असेसमेंट या आकलन वर्ड सुनते ही ना हम सबके दिमाग में लाल पेन, रिपोर्ट कार्ड और वो खड़ूस वाले टीचर याद आ जाते हैं जो सिर्फ मार्क्स काटने के लिए बैठे होते थे, है ना। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में असेसमेंट का मतलब बच्चों को जज करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद वही है जो मेरी स्लाइड के कोने में लिखा है। ठीक है। टारगेट बेटर एजुकेशन। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पेट में बहुत दर्द है और आप डॉक्टर के पास गए। तो क्या करेगा डॉक्टर? आपको तुरंत देखते बिना कुछ पूछे सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है? नहीं ना। वो पहले आपसे पूछता है कल रात क्या खाया था, दर्द कहाँ से हो रहा है। ठीक है। वो आपका असेसमेंट करता है ताकि सही दवाई दे सके। बस एक स्पेशल एजुकेटर का काम भी अब उस डॉक्टर जैसा है। हमें पहले ये समझना होता है कि बच्चे को दिक्कत आ कहाँ रही है। ठीक है। आपने तारे जमीन पर मूवी तो देखी होगी। उसमें ईशान अवस्थी के पुराने टीचर्स क्या करते थे? उनका असेसमेंट बस इतना था कि बच्चा डफर है, आलसी है, पढ़ता नहीं है। लेकिन फिर आते हैं निकुंब सर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईशान की नोटबुक्स देखी, उसके पैटर्न को समझा, उसे ऑब्जर्व किया। उन्होंने असल में असेस किया कि ईशान के जो लर्निंग नीड्स है वो क्या है। उसे डिसलेक्सिया है, अक्सर उसके सामने डांस करते हैं। केवेस्ट टीयर 2 एग्जाम में एग्जामिनर आपसे यही उम्मीद कर रहा होगा कि आप क्लासरूम में जाकर वो पुराने खड़ूस टीचर नहीं बल्कि निकुंब सर बनेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक बच्चा बार बार बी को डी लिख रहा है या क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे तो उसकी जो असल लर्निंग नीड्स है क्या और कैसे उसे सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी असेसमेंट के सारे टूल्स और टेक्निक्स को बिल्कुल मजेदार तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे देखते ही टिक कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। अब इस असेसमेंट का थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है असेसमेंट यानी कि आकलन। स्लाइड के टॉप पर जो डेफिनेशन लिखी है उसे जरा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखी है? वो प्रक्रिया जिससे बच्चों की क्षमताओं, कठिनाइयों और सीखने की जरूरतों को पहचाना जाता है। ठीक है। क्षमताओं, कठिनाइयों और सीखने की जरूरतों को आपने नोटिस किया होगा। ठीक है। सबसे पहला वर्ड कठिनाई नहीं है बल्कि क्या है? यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्षमता। ठीक है। एक नॉर्मल टीचर शायद सिर्फ गलतियां ढूंढेगा, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर सबसे पहले क्या करेगा? ये देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है। अब ये जो तीर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्लाउड के बाद वाले तीर तीर आप सभी को दिख रहे होंगे। इनको ध्यान से देखिए। ठीक है। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी बन सकते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला जो पॉइंट है बच्चे की शैक्षिक क्षमताओं का या उसके स्तर का पता लगाना। ठीक है। बच्चे की शैक्षिक क्षमता और उसके स्तर का पता लगाना। मान लीजिए आपके क्लास में एक सेकेंड ग्रेड का बच्चा है जिसे इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो क्या आप उसे सीधा शेक्सपियर के नाटक रटाने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। असेसमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ताकि हम सीढ़ियां वहीं से बनाना शुरू करें। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? ताकत यानी कि स्ट्रेंथ और कमजोरियों की पहचान। हमेशा वीकनेस का रोना नहीं रोना है। मान लो एक बच्चा लिखने में कमजोर है लेकिन उसकी विजुअल मेमोरी बहुत तेज है और वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। तो असेसमेंट के बाद आप उसे लिखवाने की जगह चार्ट्स और ड्राइंग्स के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है उपयुक्त शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम अनुकूलन तय करना। ठीक है। यानी कि टीचिंग मेथड एंड कैरिकुलम एडॉप्टेशन तय करना। तो हर ताले की चाबी अलग होती है बॉस। अगर असेसमेंट से पता चला कि बच्चा एडीएचडी यानी कि एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर,
ठीक है। अगर बच्चा ADHD वाला है तो उसे 40 मिनट एक जगह बिठाकर लेक्चर नहीं दे सकते। आपको अपनी टीचिंग मेथड में एक्टिविटीज और मोमेंट ऐड करना पड़ेगा, इसे कहते हैं एडॉप्टेशन। फिर चौथा पॉइंट आता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने में सहायता। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, और मैं बता दूं कि ये KVS वालों का फेवरेट टॉपिक बनने वाला है। IEP क्या है? ये स्पेशल एजुकेशन में बच्चे की जन्म कुंडली है। हर बच्चे के लिए अलग अलग कस्टमाइज प्लान। ये कुंडली कोई पंडित जी ने नहीं बनाई, ठीक है, बल्कि ये कौन बनाता है? असेसमेंट के डेटा के बेस पर एक एजुकेटर बनाता है। बिना सही असेसमेंट के आप एक अच्छी IEP नहीं बना सकते। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है आवश्यक सहायक उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर असेसमेंट में पता चले कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसे डांटने के बजाय हियरिंग एड प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस उसको प्रोवाइड करवाए जाए। ये उपकरण बच्चों के लिए आयरन मैन के सूट की तरह काम करते हैं, जो उनकी पावर्स को बढ़ा देते हैं। तो इन शॉर्ट, असेसमेंट कोई सजा नहीं है, ये एक GPS है जो टीचर को सही रास्ता दिखाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर हाँ तो कमेंट में अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं हम अपनी आगे की स्लाइड की तरफ। अब मान लीजिए आपने सोच लिया कि हाँ भाई मैं तो निकुंब सर बनूंगा और बच्चे का असेसमेंट करूंगा, लेकिन रुकिए, क्या आप सीधे बच्चे के पास जाकर कहेंगे चल बेटा आज तेरा फुल बॉडी स्कैन और माइंड रीडिंग होगी, है ना? नहीं करोगे ना ऐसा। तो असेसमेंट कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो KBS Tier 2 एग्जाम में अक्सर इन स्टेप का सही सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर आपको ये 4 स्टेप दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आकलन के चरण जो है उनका जो पहला स्टेप है वो देख लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? हेयर मतलब स्क्रीनिंग से करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक पहचान। याद है कोविड के टाइम या मॉल या मेट्रो में घुसते ही गार्ड भैया वो टेम्परेचर गन सिर पर तान देते थे, वो क्या था? स्क्रीनिंग थी। ठीक है, वो ये नहीं बता रहे थे कि आपको कौन सी बीमारी है, बस एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे थे किसको अंदर जाने देना है और किसको रोककर चेक करना है। क्लासरूम में भी स्क्रीनिंग सबसे पहला कदम होता है। टीचर पूरी क्लास को ऑब्जर्व करता है और पहचानता है कि किन बच्चों को शायद एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। ठीक है, दूसरी जो स्टेप है वो क्या है? डायग्नोसिस यानी कि असेसमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नैदानिक आकलन, समस्या का सही पहचान। ठीक है, अब मान लो स्क्रीनिंग में पता चला कि बुखार है, तो अगला स्टेप क्या होगा? ब्लड टेस्ट, ताकि पता चले कि डेंगू है, मलेरिया है या सिर्फ एग्जाम का डर है ना। हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? रूट कॉजेज यानी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बच्चा अगर कोई बोर्ड से गलत उतार रहा है तो डायग्नोसिस से पता चलेगा कि आंखों में प्रॉब्लम है या दिमाग की प्रोसेस करने में, है ना, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो स्टेप 3 पे आते हैं, एजुकेशनल असेसमेंट, जो है शैक्षिक आकलन, सीखने के स्तर का पता लगाना। ठीक है, अब बीमारी पता चल गई तो ये देखना है कि पढ़ाई में मामला कहाँ अटका है। आपको अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं। मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड के एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो इंग्लिश में बहुत वीक है। अब आप सीधे उसे ग्रामर तो पढ़ाने नहीं लगेंगे ना, आप एजुकेशनल असेसमेंट करेंगे तो उसका करंट लेवल क्या है ये पता चलेगा। क्या उसे अल्फाबेट पहचानने में दिक्कत है या वो 3 लेटर्स वर्ड जैसे कैट बैट नहीं पढ़ पा रहे? हमें उसका सीखने का स्तर पता लगाना होता है ताकि हम अपनी टीचिंग वहीं से शुरू कर सकें। फिर 4 है फंक्शनल असेसमेंट यानी कि कार्यात्मक आकलन, दैनिक जीवन कौशल का मूल्यांकन। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन सिर्फ ABCD तक सीमित नहीं है बॉस, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चा अपने डेली स्किल्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्या वो अपनी शर्ट के बटन खुद लगा सकता है? क्या वो टॉयलेट खुद यूज कर सकता है? क्या वो अपने जूते के फीते खुद बांध सकता है? खासकर जो IDD के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके केस में असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये रहे हमारे 4 जादुई स्टेप। पहला क्या है? स्क्रीनिंग, दूसरा डायग्नोस्टिक्स, तीसरा एजुकेशनल असेसमेंट और जो चौथा है वो क्या है? फंक्शनल असेसमेंट।
ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट, मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर बच्चा क्लास में बार बार अपनी पेंसिल भूल जाता है, दूसरों से झगड़ा करता है, तो उसका कारण जानने के लिए आप इन चारों में से कौन सा असेसमेंट सबसे पहले करेंगे? देखें जरा कितने लोग सही जवाब देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तब तक आप लोग रिप्लाई करिए। अरे क्या हुआ, आवाज नहीं आई मेरी? इरिटेशन होने लगी ना कि मैम बिना साउंड के क्या बड़बड़ा रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की पूरी पिक्चर ही ऐसे बिना ऑडियो के चले तो कैसा फील होगा। जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनकी दुनिया कुछ वैसी ही होती है। और केबीएस के एग्जामिनर आपसे यही उम्मीद करते हैं कि एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आप उनकी इस म्यूट दुनिया में सही सबटाइटल्स और सपोर्ट ऐड कर। चलिए अपनी इस स्लाइड से डिकोड करते हैं, ठीक है, जो श्रवण बाधिता की स्लाइड है, तो इस स्लाइड से डिकोड करेंगे हम। इसको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, पहला है असेसमेंट और दूसरा है सीखने की आवश्यकताएं यानी कि नीड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट की, कि क्या चेक करेंगे, यानी क्या क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहला है ऑडियोलॉजिकल, सुनने की क्षमता की जांच। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा। दिक्कत कितनी है, थोड़ी बहुत या बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, मतलब माइल्ड लेवल, मॉडरेट लेवल की समस्या है या प्रोफाउंड लेवल की समस्या है। दूसरा जो है स्पीच एंड लैंग्वेज, भाषा और बोलने की क्षमता में प्रॉब्लम। ठीक है, आपको बर्फी मूवी याद है? अगर आपने देखी है, तो नहीं देखी है तो बर्फी मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उसमें रणबीर कपूर का असली नाम मर्फी होता है, लेकिन वो खुद को बर्फी बोलता है। जो बच्चा सुन नहीं सकता, उसके बोलने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि हम सुनकर ही तो बोलना सीखते हैं ना। नेक्स्ट है एजुकेशनल, यानी कि पढ़ने लिखने की क्षमता। बच्चा एकेडमिक में कहाँ स्टैंड कर रहा है। मैं खुद एक सेकेंड ग्रेड के बच्चे को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मुझे पता है कि नॉर्मल बच्चों के लिए नई भाषा, रीडिंग और फोनिक्स पकड़ना कितना ट्रिकी हो जाता है। तो इन बच्चों के लिए सही एजुकेशनल असेसमेंट और भी क्रिटिकल हो जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, यानी कि सांकेतिक भाषा या संचार माध्यम। ठीक है, अभी बच्चा अपनी बात कैसे समझा रहा है, बच्चा क्या करेगा अभी, अपनी बात कैसे समझा रहा है। क्या वो साइन कर रहा है या लिप रीडिंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन को पकड़ रहा है। तो यहाँ नीचे लिखे जो लाल कलर के नोट्स है, इसको ध्यान से देखिए। फोकस ऑन विजुअल्स। ठीक है, फोकस ऑन विजुअल का मतलब क्या है? सीखने, इससे बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, वो किस पर ज्यादा फोकस करते हैं? दृश्य पर, ठीक है, विजुअल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर आते हैं सीखने की आवश्यकताएं। अब सपोर्ट कैसे करें? तो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है बॉस। अगर कान वाला दरवाजा बंद है, तो आंख वाली खिड़की तो पूरी खुली होगी, है ना? या उसकी खिड़की हम खोल देते हैं। तो यहाँ पर है सांकेतिक भाषा, यानी कि साइन लैंग्वेज का उपयोग। हालांकि हम सबसे पहले साइन लैंग्वेज का उपयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले जो इसके 4 ऑप्शन होते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन ऑप्शन जो होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म और मैनुअलिज्म, फिर टोटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इतने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। बच्चे की क्षमता के अनुसार हम कोई भी यूज करते हैं, ज्यादातर हम टोटल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम टोटल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं इनको सिखाने के लिए, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, यूज ऑफ ऑल सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं, साइंस सिखा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इनकी रेजिडिवल हियरिंग बची हुई है, ठीक है, तो हम हियरिंग एड दे के इनको और ओरलिज्म का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, सुनने की क्षमता है तो हियरिंग एड लगाओ, और उनके लिए आयरन बैंस के सूट से हियरिंग एड कम नहीं होगा। फिर आता है विजुअल आधारित लर्निंग। ठीक है, विजुअल आधारित यानी कि दृश्य आधारित शिक्षण, विजुअल लर्निंग। सिर्फ बोल बोल कर लेक्चर मत दो, चार्ट्स, चित्र और वीडियो से क्लास को रंगीन बना दो। ठीक है, फिर स्पष्ट लिप रीडिंग, मतलब जब आप उनके सामने बोल रहे हो तो आपका फेशियल जो मूवमेंट है वो उनको सही से दिखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप
एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक श्रवण बाधित बच्चे की क्लास में टीचर को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आंसर है ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके नहीं बोलना चाहिए। वैसे नॉर्मल टीचर को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जब भी आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो तो ये बोर्ड स्किल्स होती हैं, क्या बोर्ड की तरह पूरे टर्न होके मत लिखो। आपका आधा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए और आधा फोकस बच्चों पे होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप बोल रहे हो तो आप जब बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो तो लिखते लिखते आपको बोलना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर बोलेंगे तो बच्चा आपके लिप रीडिंग कैसे सुनेगा? तो इसलिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बच्चे को दिखना चाहिए। तो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर समझ में आ गया कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को क्लासरूम में कैसे सुपर चार्ज करना है, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, फटाफट कमेंट करके बताओ इंडिया में यूज होने वाला साइन लैंग्वेज जो है उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए आपको सब कुछ ऐसे ही बिल्कुल अंधेरे में करना पड़े, सुबह उठने से लेकर ब्रश करने और यहाँ तक कि फेवरेट मैगी बनाने तक, मुश्किल है ना? पिछली स्लाइड में हमने उन बच्चों की बात की जिनकी दुनिया म्यूट थी। अब बात करते हैं उन चैंपियंस की जिनकी दुनिया में विजुअल्स की कमी है, यानी हमारे दृष्टि बाधित यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे। आपने रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की मूवी ब्लैक तो देखी होगी। उसमें अमिताभ बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन जो है रानी मुखर्जी को सिर्फ दया या सहानुभूति नहीं देते, बल्कि उन्हें दुनिया को टच और साउंड से महसूस करना सिखाते हैं, ठीक है। केबीएस टीयर 2 एग्जाम में आपको बस वही अमिताभ बच्चन वाला माइंडसेट रखना है। चलिए अपनी स्लाइड का पोस्टमार्टम करते हैं और यहाँ पर देखते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में, इनका असेसमेंट कैसे होता है, उनकी जो लर्निंग नीड्स है वो क्या क्या है, ठीक है। चलिए अपनी स्लाइड का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे असेसमेंट, यानी कि पहले जांच पड़ताल। विजुअल एक्यूटी, देखने की क्षमता की जांच करते हैं सबसे पहले। ये वाला टेस्ट है जो सबसे मतलब जो हम सब ने कभी ना कभी आई डॉक्टर के पास जाकर पूरे दीवार पर एबीसीडी वाला जो स्नेलन चार्ट होता है उसको पढ़ा होगा। इससे पता चलता है कि बच्चा मेडिकली कितना देख पा रहा है, ठीक है। दूसरा है फंक्शनल विजन, वास्तविक जीवन में देखने की क्षमता। मान लो क्लिनिक में तो बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन असली क्लासरूम में जहाँ रोशनी कम है या धूप आ रही है, वहां वो अपनी बची हुई आंखों की रोशनी यानी रेजिडुअल विजन जो है उसका यूज कैसे कर पाएगा? ये बहुत प्रैक्टिकल असेसमेंट है। फिर आता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है, यानी कि चलने फिरने की क्षमता। दोस्तों इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। केबीएस के पेपर में ओरिएंटेशन मोबिलिटी मतलब ओ एंड एम से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ओरिएंटेशन मतलब मैं अभी कहाँ हूँ और मोबिलिटी मतलब मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। बिना गिरे मैं कैसे पहुंचूं? हमें चेक करना होता है कि बच्चा अपने आसपास के माहौल में कितना सेफली मूव करता है, ठीक है। फिर आता है एजुकेशनल यानी कि पढ़ाई के स्तर का मूल्यांकन। बच्चे अभी कैसे बच्चा जो है अभी कैसे पढ़ रहा है? क्या वो बड़ी प्रिंट वाली बुक्स पढ़ पा रहा है या उससे ब्रेल की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। तो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अ, लिखा हुआ है फोकस ऑन टच साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर किस पर ज्यादा फोकस करना है? टच पर और साउंड पर। बस यही बच्चों की सुपर पावर है। आंखों वाला दरवाजा तो बंद है, तो हमने कान और हाथों वाली खिड़कियां खोल दी, ठीक है। सीखने की आवश्यकताएं इनकी देख लेते हैं अब। तो इनकी सीखने की आवश्यकताएं हैं, यानी कि सपोर्ट कैसे करें इनको। तो ब्रेल लिपि है, इसका ब्रेल लिपि का उपयोग कर सकते हैं। ये कोई आम भाषा नहीं है, ये 6 डॉट का मैजिक है। बच्चे अपनी उंगलियों से छूकर पूरी दुनिया की किताबें पढ़ सकते हैं। ऑडियो सामग्री, ठीक है, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो होते हैं, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं ना। आजकल तो इतनी बढ़िया ऑडियो बुक और पॉडकास्ट आ गए हैं, ठीक है, जिससे अब अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सुनकर मेरी वीडियो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, है ना। तो इसमें ऑडियो सामग्री भी है और विजुअल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक्सटाइल चार्ट और मॉडल का यूज। अब आप एक ब्लाइंड बच्चे को बोर्ड पर इंडिया का मैप बनाकर तो नहीं समझा सकते। आप उसे एक ग्लोब देना होगा आपको, ठीक है, जिस पर पहाड़ और नदियां उभरी हुई हो, 3D मॉडल में हो, ताकि वो छूकर महसूस करे। अच्छा, हिमालय यहाँ है, इसे कहते हैं टेक्टाइल लर्निंग, ठीक है, यानी कि स्पर्श आधारित शिक्षण बोलते हैं। फिर आता है स्क्रीन रीडर, यानी कि सहायक तकनीकी।
ये आज के जमाने की तकनीकी है। जैसे बच्चा लैपटॉप पर जो भी टाइप करता है या स्क्रीन पर जो भी लिखा है कंप्यूटर उसे बोलकर सुनाता है। फिर आता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। यहाँ पर बच्चे को व्हाइट केन का सही इस्तेमाल सिखाना ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। हमारा टारगेट उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, बेबस बनाना नहीं। तो फ्यूचर केवीएस स्पेशल एजुकेटर, ये था विजुअल इम्पेयरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट्स में फटाफट बताइए कि वर्ल्ड ब्रेल डे जो है हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। चीटिंग नहीं करनी है, सीधा कमेंट में आंसर चिपकाओ। ठीक है। नहीं आता है तो इस पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि इसकी एक वीडियो लेके आइए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एजुकेटर्स, ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी तो आप सबने देखी होगी। उसमें रोहित का कैरेक्टर याद है? शरीर से वो एकदम हट्टा कट्टा नौजवान था, लेकिन दिमाग जो था वो बच्चों वाला था। यही होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आईडीडी बोलते हैं, जिसे हम पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहते थे। इसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तो उम्र के हिसाब से हो जाता है, लेकिन जो बौद्धिक विकास है उसका, यानी कि मेंटल एज, वो पीछे रह जाता है। इस स्लाइड में मैंने दिमाग की जगह एक पजल का यूज किया है। ठीक है। अब ये जो पजल है ये दर्शाता है माइंड, यानी कि माइंड और एक्शन इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड की, आकलन की। ठीक है। पहले दिमाग की बत्ती चेक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चेक करने का जो टूल है वो क्या है? आईक्यू टेस्ट, यानी कि बौद्धिक स्तर पर। सबसे पहले तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? आईक्यू टेस्ट करता है। इससे पता चलता है कि बच्चा माइल्ड कैटेगरी का है, मॉडरेट का है, या सीवियर प्रोफाउंड का है। ठीक है। क्योंकि हर लेवल की नीड्स एकदम अलग होती है। नेक्स्ट जो है एडोप्टिव बिहेवियर, दैनिक जीवन कौशल। ठीक है। केवीएस एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड, इसका सीधा सा मतलब है क्या बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से डेली लाइफ में काम कर लेता है। अगर 10 साल का बच्चा दुकान पर जाकर 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीद कर सही खुले पैसे वापस नहीं ला पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो एडॉप्टिव बिहेवियर है वो कमजोर है। डेवलपमेंटल, यानी कि मानसिक और सामाजिक विकास, क्या बच्चा अपनी हम उम्र बच्चों के साथ घुल मिल पा रहा है, या 10 साल का होकर 5 साल के बच्चों वाला गेम्स खेल रहा है। एजुकेशनल, यानी कि सीखने की क्षमता, बच्चा एकेडमिक्स में कैसा है। आपको बताऊं, मैं एक सेकेंड ग्रेड के बच्चे को इंग्लिश पढ़ाती हूँ जो सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक है। उसे CAT कैट और BAT बैट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे कई बार अलग अलग तरीके आजमाने पड़ते हैं। आईडीडी वाले बच्चों का एजुकेशनल असेसमेंट भी हमें यही बताता है कि उनकी सीखने की जो स्पीड है वो क्या है, ताकि हम अपनी टीचिंग वाली गाड़ी की स्पीड उसके हिसाब से सेट करें। अब जरा स्लाइड की राइट साइड में ऊपर वाला स्टिकी नोट्स देखिए, पेशेंस एंड रिपीटिशन। बस यही तो चाबी है जिससे आईडीडी वाले बच्चों का ताला खुलेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक्शन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इनकी जो जरूरतें हैं उनको देखेंगे। तो एक्शन कैसा होना चाहिए? सरल और चरणबद्ध शिक्षण, मतलब स्टेप बाय स्टेप टीचिंग होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन की भाषा में इसे टास्क एनालिसिस कहते हैं। आप बच्चे को सीधा चाय बना लाओ नहीं बोल सकते। उस आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए छोटे छोटे स्टेप बनाने होंगे। बर्तन लो, पानी डालो, गैस जलाओ, एकदम सिंपल सिंपल से। ठीक है। अधिक अभ्यास और पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, एक बार पढ़ाने में काम नहीं चलेगा। ठीक है। जो कल पढ़ाया था आज उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा, और कल भी मतलब जो कल जो पढ़ाया था उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा। आपके लिए ये रूल्स यहाँ पर लागू होता है। ठीक है। शारीरिक गतिविधियां, यानी व्यवहारिक गतिविधियां, सॉरी, शारीरिक गतिविधियां नहीं है, व्यवहारिक गतिविधियां, प्रैक्टिकल लर्निंग। बोर्ड पर सेब का चित्र बनाकर ए फॉर एप्पल पढ़ाने से तो अच्छा है ना कि बच्चे के हाथ में एक असली सेब पकड़ा दो। प्रैक्टिकल चीजें उसके दिमाग में जल्दी छपती हैं। फिर आता है व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी कि IEP, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना होता है। ये मिसप्रिंट हो जाता है गलती से। ठीक है। तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं बच्चे की अपनी कस्टमाइज जन्म कुंडली। ठीक है।
जीवन कौशल आता है लास्ट में, जो है लाइफ स्किल। हमारा अल्टीमेट गोल हमें आइंस्टीन बनाना नहीं है बच्चे को, बल्कि उन्हें इतना काबिल बनाना है कि वो अपने जूते के फीते खुद बांध सकें, अपना खाना खुद खा सकें और सोसाइटी में इंडिपेंडेंट होकर रह सकें। तो फ्यूचर केवीएस स्पेशल एजुकेटर आईडीडी का पूरा फंडा क्लियर हुआ है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट एक सवाल का जवाब दीजिए, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखते हैं कितने किसकी प्रिपरेशन एकदम टॉप गियर पर में चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो गुरु लोगों, थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, लेकिन केवीएस टीयर 2 के एग्जाम हॉल में जब टाइमर चल रहा होगा, प्रेशर कुकर की तरह दिमाग की सीटी बज रही होगी, ये लंबी लंबी डेफिनेशन याद नहीं आएंगी, बस काम आएगा ये आपका ब्रह्मास्त्र, जो यहाँ पर है क्विक रिवीजन टेबल। ठीक है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अकेली स्लाइड में आपके 3 से 4 एमसीक्यू क्वेश्चन का जुगाड़ यहाँ पर सेट है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और क्विक रिवीजन टेबल का एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो अब इसे 60 सेकेंड में दिमाग की हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। सबसे नंबर यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे डिसेबिलिटी, उसका मुख्य आकलन, प्राइमरी नीड्स क्या है और असिस्टिव टूल्स कौन कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले हम डिसेबिलिटी देखते हैं। कौन सी डिसेबिलिटी? हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है इसका जो टेस्ट है, की टेस्ट है, वो क्या है? ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट करना होता है। ठीक है, यानी कि कानों की मेडिकल जांच। अब फंडा जो है इसका मतलब जो मुख्य जरूरत वो क्या है? दृश्य आधारित। कान वाला दरवाजा तो बंद है, लेकिन आंखों वाली खिड़की खोल दी। ठीक है, यानी कि दृश्य आधारित लर्निंग करवाते हैं। इनके गैजेट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो है हियरिंग एड या इम्प्लांट, कॉक्लियर इम्प्लांट, मिडिल ईयर इम्प्लांट। ठीक है, ये सब, ये उनका आयरन मैन सूट की तरह काम करता है। ठीक है, नंबर दो पर आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, इनका जो मुख्य असेसमेंट है वो क्या है? इनका की टूल क्या है? विजुअल एक्यूटी और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना गिरे चलना फिरना। ठीक है, फंडा क्या है यहाँ पर? अब प्राइमरी जो नीड्स हैं इनका जो है टेक्टाइल और ऑडियो, टच और ऑडियो हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गैजेट्स की बात करूँ तो ब्रेल एंड स्क्रीन रीडर, 6 डॉट का मैजिक यानी ब्रेल और लैपटॉप में चलाने के लिए जो स्क्रीन रीडर होता है वो। नंबर 3 पर आता है बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इनका मुख्य आकलन क्या करते हैं? आईक्यू मापते हैं और एडॉप्टिव बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, कि दैनिक जीवन में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्राइमरी नीड्स की बात करें तो इन्हें आइंस्टीन नहीं, इन्हें क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि लाइफ स्किल, जीवन कौशल देखना है इनका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गैजेट्स यानी कि टेक्नोलॉजी या असेसमेंट टेक्नोलॉजी की बात करें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो वो है आईपी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इनकी खूब सारी करवा सकते हैं। तो देखो, स्पेशल एजुकेशन नीड्स को समझाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही अप्रोच और थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत है। अगर आपने ये टेबल समझ लिया है तो समझो केबीएस पीआरटी या टीजीटी का कोई भी केस स्टडी बेस्ड का मतलब क्वेश्चन आ जाए, आपको घुमा नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, फाइनली हम आ गए हैं आज की इस स्पेशल एजुकेशन वाली ब्लॉकबस्टर पिक्चर के एकदम क्लाइमेक्स पर। पूरी रामायण पढ़ने के बाद अगर कोई पूछे कि भाई ये सब क्या और क्यों, तो इसका जवाब आपको इस आखिरी स्लाइड के सिंपल से गणित, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले है सही आकलन यानी कि प्रॉपर असेसमेंट, प्लस क्या होगा? सीखने की आवश्यकता यानी कि अंडरस्टैंडिंग नीड। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? बेहतर शिक्षा यानी कि बेटर एजुकेशन। अब बस इतनी सी बात है, जब आप एक नॉर्मल टीचर ना बनकर निकुंभ सर की तरह बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करेंगे और समझ जाएंगे कि उसे डांट की नहीं बल्कि किस तरह की सपोर्ट की नीड है, तो रिजल्ट क्या आएगा? बेटर एजुकेशन। नीचे जो कंक्लूजन लिखा है, निष्कर्ष लिखा हुआ है, इसमें शिक्षक अनुकूलित पाठ्यक्रम यानी कि एडॉप्टेड कैरिकुलम और उपयुक्त शिक्षण विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते हमारा अल्टीमेट गोल जो है किसी बच्चे को फेल या पास करना नहीं होता है, हमारा गोल होता है अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करना। मतलब हमें बच्चे के सिलेबस को उस हिसाब से फिट नहीं करना है,
बल्कि सिलेबस को बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से मोल्ड करना है और साथ ही ऐसी टीचिंग मेथड यूज़ करनी है जो उसके दिमाग के ताले खोल सके। अगर आप ये कर ले गए ना, तो यकीन मानिए कि के बेस्ड टीयर टू का तो क्या, आप किसी भी स्कूल की क्लासरूम में चले जाना, बच्चे आपको अपना सुपर हीरो ही मानेंगे। तो मेरे फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर, कैसा लगा आज का ये सेशन? दिमाग की बत्ती जली या नहीं? अगर वीडियो देखकर मजा आया तो कॉन्सेप्ट में एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिए, ठीक है? और तो बिना कंजूसी किए एक लाइक का बटन दबा दीजिए। जी हाँ, अगर आप भी इन स्पेशल बच्चों की लाइफ में सच में एक बड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो ऐसे ही मज़ेदार तरीके से अपने एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक कौन सा डिकोड करना है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।